गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति की भावना हर हिंदुस्तानी के दिल में होती है। इसी को बढ़ाते हुए हर साल बॉलीवुड के एक्टर्स और डायरेक्टर आर्मी के जज्बे और हिंदुस्तानी जवानों के बलिदान की कहानी लेकर आते हैं। देशभक्ति वाली फिल्मों की बात हो रही हो तो इसमें सबसे पहला नाम अक्षय कुमार का ही आता है और काफी वक्त के बाद एक बार फिर अक्षय कुमार अपनी देशभक्तिपूर्ण फिल्म के साथ सिनेमा घर में लौट आए हैं। और वॉर फिल्में हमेशा से सिनेमा वालों का फेवरेट विषय रहा है, लेकिन अभी तक बनी ज्यादातर वॉर फिल्मों की पृष्ठभूमि साल 1971 का होता था, जिसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध दिखाया जाता है। फिल्म स्काई फोर्स में पहली बार साल 1965 के भारत पाकिस्तान से जुड़ी सच्ची कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों, स्काई फोर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1947 से, जहां पर कि हमें बताया जाता है कि 1947 में ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद भारत का बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसी मुद्दे पर 1965 में दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आयूब खान को ऐसा लगता था कि अमेरिका के एडवांस वेपन से वो लोग भारत को मात दे देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तब सबक सिखाने के लिए भारत ने इस युद्ध में इंडियन एयरफोर्स की एंट्री करवाई और पाकिस्तान के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और अपने काफी सारे इलाके गंवा देने के बाद आयूब खान भी सीज फायर के लिए मान गया। युद्ध विराम के बाद 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे पर तनाव फिर से बढ़ गया और पाकिस्तान ने फिर इंडियन एयर बेसिस पर हमला करना फिर से शुरू कर दिया। इस हमले के दौरान उन्होंने बहुत तबाही मचाई, लेकिन इस तबाही के बावजूद उनका एक पायलट पकड़ा गया था जिसका नाम अहमद हुसैन था। तो अहमद हुसैन इंडिया की गिरफ्त में था और पाकिस्तानी होने के बावजूद उसे गालियां नहीं दी जाती, बल्कि उतना ही सम्मान दिया जाता है जो एक सैनिक को दिया जाता है। पूछताछ कर रहे आहूजा कहते हैं कि हमारी वर्दी के रंग अलग है, लेकिन हम हैं तो सैनिक ही। पूछताछ के दौरान आहूजा को 1965 में अपने खोए हुए भारतीय पायलट के बारे में उस पाकिस्तानी सैनिक से जानकारी मिलती है। अहमद बताता है कि 1965 में जब तुम लोगों ने सरगोदा पर हमला किया था तब वो वहीं मौजूद था। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है 1965 में, जहां पर कि हमें विंग कमांडर के आहूजा और स्क्वाड्रन लीडर टी.के. विजयन उर्फ टैबी को दिखाया जाता है। आहूजा विंग कमांडर जरूर है, लेकिन साथ ही वो एक बहुत ही कमाल का फाइटर पायलट भी है। तो वहीं टैबी अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा तेज है और नियम कानून को वो बहुत कम मानता है। उसका मानना यह है कि जब जंग में कोई नियम कानून नहीं चलते हैं तो आखिर हम यहाँ पर क्यों माने। आहूजा और टैबी के बीच में काफी अच्छी दोस्ती भी है। दरअसल बात यह है कि आहूजा का छोटा भाई मोनू भी पहले एयरफोर्स में ही था, लेकिन वो कुछ साल पहले ही शहीद हो गया और टैबी जो है वो हमेशा आहूजा को मोनू की याद दिलाता है। इसलिए आहूजा ने टैबी की पत्नी गीता को वादा करके रखा है कि वो टैबी को कुछ भी नहीं होने देगा। तो जब आहूजा और टैबी अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके वापस लौट रहे थे तब यहाँ पर आहूजा टैबी से गीता के बारे में पूछता है। टैबी बताता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो छोटी छोटी बात पर बहुत टेंशन लेती है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, जबकि टैबी चाहता है कि होने वाला बच्चा लड़की हो ताकि वो उसे भी एक फाइटर पायलट बना सके। जिसके बाद वो सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं जहां पर कि वो खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन तभी अचानक से मालूम चलता है कि इंडियन एयरबेस पर हमला कर दिया गया है। ये देखने के बाद आहूजा और टैबी अपनी पूरी टीम को लेकर एयरबेस पर पहुंचते हैं। हमला जरूर हुआ था लेकिन इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद यहाँ आहूजा समझ गया था कि पाकिस्तानी जरूर कुछ न कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इसलिए आहूजा और टैबी मिलकर बॉर्डर के नजदीक जाते हैं अपने एयरजेट से और वहां जाकर वो देखते हैं कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। जब वो वहां जाते हैं तो मालूम चलता है कि पाकिस्तान ने युद्ध की सारी तैयारी कर ली है और वो जल्द ही कभी भी अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तानियों ने यहाँ पर टैबी और आहूजा के एयरजेट को देख लिया था, वो उनके ऊपर हमला करने लगे थे। जब बदले में आहूजा और टैबी ने फायरिंग की तो यहाँ उन्होंने एक धमाका सा कर दिया था, जिस वजह से टैबी और आहूजा ने पाकिस्तानियों के बहुत सारे हथियार को खत्म कर दिए थे। जब ये लोग वापस आए तो आहूजा ने अपने सीनियर से कहा कि हमें पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए क्योंकि वो बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ देख कर आए हैं और बहुत सारी फोटो भी क्लिक की थी, लेकिन सीनियर्स का कहना यह है कि हम पहले हमला नहीं करते, हम शांति पर यकीन रखते हैं। आहूजा बहुत अच्छे से जानता था कि पाकिस्तानी हमला जरूर करेंगे क्योंकि उन्होंने साफ साफ देख कर आए हैं, क्योंकि वो प्लान कर रहे थे।
लेकिन सीनियर्स के ऑर्डर ना मिलने पर वो पहले हमला नहीं कर सकते। कुछ दिन बाद वही होता है जिसका डर आहूजा को था। पाकिस्तानी एयरजेट ने यहाँ पर हिंदुस्तानी एयरबेस पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान को अमेरिका से स्टार स्ट्राइकर्स नाम के एयरजेट मिले थे और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। उनकी मार्क क्षमता लगभग 15 किलोमीटर की है और हमारे जेट की लगभग 2 किलोमीटर। जब पाकिस्तानी एयरजेट ने हमारे ऊपर हमला किया तो उन्होंने हमारे बहुत सारे जवानों को शहीद कर दिया, जो देखकर सारे इंडिया का दिल दहला उठा था। लेकिन इंडिया का भी एक रूल है कि हम पहले किसी के ऊपर हमला नहीं करते, लेकिन जब कोई हमारे ऊपर हमला करे तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। तो पाकिस्तान में हमला करने की सारी प्लानिंग होने लगी थी। यहाँ पर आहूजा अपने सीनियर्स को बता रहा होता है कि पाकिस्तानियों ने जिस जगह से हमला किया है वो बॉर्डर के आसपास की जगह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाल ही में उसने प्रेसिडेंट की एक स्पीच सुनी है कि 30 मिनट के अंदर ही उनके एयरजेट इंडिया में घुसे और सभी को मारकर वापस आ गए। आहूजा बताता है कि अगर ये लोग बॉर्डर से हमारे ऊपर हमला करते तो लगभग 10 मिनट में ही काम हो जाता, लेकिन उन्हें 30 मिनट लगे। मतलब कि उनका अड्डा जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच है और उन्हें सरगोदा एयरवेज के बारे में मालूम चलता है। प्रॉब्लम ये है कि उनके स्टार स्ट्राइकर्स से हमारा सामना हो जाए तो हम बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे, इसलिए हमें सुबह सुबह ही उनके ऊपर अटैक करना होगा। सारी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन टैवी को टीम में नहीं लिया गया था, उसे स्टैंड बाय पर रखा था। बाकी आहूजा की पूरी टीम जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहुंच जाती है। जब यहाँ वो पहुंचे और जब ये लोग रडार पर दिखाई दिए तो पाकिस्तानी सोल्जर यहाँ इंडियन सोल्जर से पूछने लगते हैं कि आखिर आप कौन। लेकिन तभी यहाँ पर आहूजा कहता है कि हम तुम्हारे बाप हिंदुस्तान। इतना बोलने के बाद तो इंडिया ने सरगोदा एयरबेस पर हमला कर दिया और चुटकी में ही सारे के सारे स्टार स्ट्राइकर्स को मार गिराया था। दरअसल में वो सारे के सारे स्टार स्ट्राइकर्स वहीं खड़े थे, जो कि 11 थे, और उन सभी को मार गिराया था। जब वो वहां से वापस लौटा तो उसे मालूम चला कि कुछ पायलट जो है वो उनके साथ मिशन पर नहीं गए थे, इसलिए आहूजा उन्हें बहुत सुना रहा था। तो वो बताते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो लोग नहीं जा पाए थे, लेकिन यहाँ उनके पीछे टैवी चला गया था। लेकिन टैवी बहुत गलत टाइम पर गया था। जब सारे एयरजेट वापस आ चुके थे तब टैवी वहां पर पहुंचा था। इसके बारे में उसे भी नहीं मालूम था। आहूजा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टैवी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे जब मालूम चला कि टैवी हमेशा नियम तोड़ता है तब उसे इस बात पर यकीन हुआ। लेकिन यहाँ आहूजा को मालूम नहीं है कि टैवी के साथ क्या हुआ, कि वो शहीद हो गया या फिर वो वापस लौट आया या फिर वहीं पर रह गया। तभी उसके पास एक न्यूज आती है कि एक सोल्जर मिसिंग है। इस बारे में आहूजा ने अपने सीनियर्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन सीनियर्स का कहना यह था कि टैवी अपनी खुद की जिम्मेदारी पर वहां से गया था, क्योंकि उसे तो कोई भी ऐसे कोई ऑर्डर्स दिए नहीं गए थे। कुछ महीने के बाद आहूजा की पूरी टीम को वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन ये पुरस्कार यहाँ आहूजा और उसकी टीम को बेकार लगा, क्योंकि उनके साथ जो पायलट मौजूद था जिसका नाम टैवी है वो उनके साथ नहीं है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर कि 1971 में आहूजा अहमद से इंटेरोगेट कर रहा होता है। आहूजा यहां पर अहमद से कहता है कि 1965 में हमने तुम्हारे एयरबेस पर हमला किया और तुम्हारे सारे स्टार स्ट्राइकर्स को मार गिराया था, तो फिर आखिर तुम्हें किस बात के लिए सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर अहमद आहूजा को बताता है कि 11 स्टार स्ट्राइकर्स नहीं थे, बल्कि हमारे पास 12 थे, और जब वो 12 स्टार स्ट्राइकर्स तुम्हारे पीछे पड़ा तभी उसने देखा कि सामने से एक और एयरजेट आ रहा है, तो मैं तुम लोगों के पीछे ना जाकर मैंने उसी पर हमला कर दिया। हमारे स्टार स्ट्राइकर्स की मार्क क्षमता लगभग 15 किलोमीटर की है और तुम्हारे एयरजेट की लगभग 2 किलोमीटर। मैंने इसी का फायदा उठाया और उसे बुरी तरह से मार गिराया। हमने उसे मार तो गिराया पर हमें उसका सब नहीं मिला। आहूजा यहाँ पर अहमद से और डिटेल्स लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पर अहमद कहता है कि अगर मैंने आपको ज्यादा कुछ बताया तो मेरे देश से गद्दारी होगी। लेकिन आहूजा को एक बात पर यकीन हो गया था कि कहीं न कहीं टैवी जिंदा है। 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन गीता आज भी टैवी का इंतजार कर रही है। हर वक्त वो दरवाजे पर सिर्फ टैवी को ही देखती रहती है कि कभी न कभी तो टैवी जरूर उसके घर आएगा। अब आगे हम देखते हैं कि इंडियन सरकार ने अहमद हुसैन को छोड़ने का फैसला ले लिया था। वो लोग उसे उसके वतन वापस भेज रहे थे, जिसके लिए यहाँ पर आहूजा उससे बात करना चाहता था। आहूजा यहाँ पर टीवी वालों को इंटरव्यू देता है जब अहमद वहीं पर खड़ा हुआ था। आहूजा कहता है कि आज किसी बेटे, किसी माँ, किसी परिवार का इंतजार खत्म हो जाएगा जब उनका बेटा घर लौट जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे सिपाही हैं जिनके परिवार आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अहमद उससे कुछ भी नहीं बोल पाता है और चुपचाप चला जाता है।
बाद में आहूजा जो है वो अपने सीनियर्स से मिलता है और उनसे बताता है टैबी के बारे में कि अहमद हुसैन ने टैबी के बारे में कुछ खबर दी है और ज़रूर वो वही रहा होगा। लेकिन सीनियर्स इस तरह से अहमद हुसैन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है। तो अब कभी तुम्हें कोई ठोस सबूत मिले तभी तुम मेरे पास आना। और सीनियर्स का कहना तो ये भी था कि वो मूव ऑन कर ले। लेकिन अब कहानी जो है वो 10 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, मतलब कि 1981 में। और आहूजा अभी भी टैबी का इंतजार कर रहा है जैसा कि गीता कर रही है। और तभी आहूजा के पास एक बुक आती है जिसका नाम पाकिस्तान इंडिया है और 1965 में जो युद्ध हुआ था उसी को देखकर इस बुक को लिखा गया है। इस बुक को पढ़ने के बाद आहूजा को कुछ चीजें समझ आ जाती है और उसे एक और छोटी सी उम्मीद नजर आती है। इसलिए वो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही अमेरिका चला गया। दरअसल में आहूजा अमेरिका में उस बुक के राइटर से मिलने के लिए गया था जिसका नाम जॉन था। जॉन ने यहाँ पर आहूजा को सारी चीजें बताई कि आखिर वो किस पायलट के बारे में बात कर रहे थे। और जॉन ने यहाँ पर आहूजा को और भी चीज़ें बताई जो कि वो बुक में नहीं लिख पाया था क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसे इजाज़त नहीं दी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि आहूजा जो है वो अमेरिका से डायरेक्ट पाकिस्तान चला गया। यहाँ पर वो अहमद हुसैन से मिलता है जो कि अब रिटायर्ड हो चुका था। सबसे पहले अहमद हुसैन यहाँ आहूजा से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि जब वो तुम्हारे हिरासत में था तब वो उन्हें कुछ भी नहीं बता सका क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। अगर वो वहाँ बता देता तो शायद देश से गद्दारी होती। वो बताता है कि जब तुम सभी लोग लौट गए थे और मैंने जब तुम्हारा पीछा किया तब उसने देखा कि सामने से कोई एयरजेट आ रहा है। उसने सोचा कि इस एयरजेट को चुटकी में खत्म करके वो वापस से तुम्हारी तरफ लौटेगा और सभी को मार गिराएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। जिस पायलट से उसका सामना हुआ था वो बहुत ही ज्यादा शातिर और खतरनाक था, जबकि हमें हमारे ऊपर गुरूर था कि अमेरिका के एडवांस वेपन स्टार स्ट्राइकर के सामने ये एयरजेट कहाँ लगेगा। लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकला। उसने हमारी स्पीड से ही हम ही को चकमा दे दिया। ये युद्ध बहुत देर तक चला था। अहमद हुसैन कहता है कि अगर वो पायलट मेरे दूसरे देश का नहीं होता ना तो सच में मैं उसे आज सैल्यूट करता। जब उन दोनों का आखिरी में सामना हुआ तो हम देखते हैं कि टैबी की सारे के सारे राउंड खत्म हो चुके थे और अब तो उसका मरना एकदम तय था। उन दोनों का आमना सामना हो गया था लेकिन फिर भी टैबी ने हार नहीं माना। उसने स्टार स्ट्राइकर्स के ऊपर ही अपने एयरजेट को क्रैश करवा दिया था, जिस वजह से स्टार स्ट्राइकर्स अब उड़ने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था, जिससे कि वो इंडियन एयरजेट के पीछे नहीं जा सका। लेकिन इस क्रैश की वजह से इंडियन एयरजेट जिसमें टैबी मौजूद था वो भी क्रैश हो गया, जिस वजह से टैबी यहीं पर शहीद हो गया था। ये सारी बातें सुनने के बाद और उसके पास बहुत सारे सबूत आ जाने के बाद उसने फैसला किया कि अब तो टैबी को इंसाफ जरूर मिलेगा। इसलिए उसने इंडिया वापस आकर एक इंक्वायरी बिठाई और उसने राष्ट्रपति जी को भी एक पत्र लिखा था, जिस वजह से सारे सीनियर्स जो है वो मीटिंग में पहुंच चुके थे। तो इस मीटिंग में कुछ लोगों के सवाल थे कि आखिर जब सारे लोगों को वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो आखिर यहाँ टैबी को वीर पुरस्कार से सम्मानित क्यों नहीं किया गया था, जिसमें सीनियर्स का कहना ये था कि उसने ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए थे और वो अकेला ही चला गया था, इसलिए हमने उसे वीर पुरस्कार नहीं दिया। रूल्स तोड़ने वालों को कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाता है। जिसके बाद आहूजा बताने लगता है कि शायद अगर टैबी रूल्स नहीं तोड़ता तो शायद आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। वो बताता है कि सरगोदा एयरवेज पर 12 स्टार स्ट्राइकर्स थे, हमने 11 को मार गिराया था, एक हमारे पीछे भी आया था और अगर वो हमारे पीछे आता तो हम सभी लोग मारे जाते। लेकिन तभी टैबी ने उसका सामना किया, उसे उलझाए रखा ताकि वो एयरजेट हमारे पीछे ना आए। इंडिया पाकिस्तान की जो बुक लिखी गई थी उसमें सारी चीजें मेंशन है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो कि बुक में मेंशन नहीं है। जब टैबी ने स्टार स्ट्राइकर्स का सामना किया तो उसने उसे पूरी तरह से चकमा दे दिया था, एक बार नहीं बल्कि बार बार। इसे देखते हुए अमेरिका के लोग पूरी तरह से हैरान रह गए कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने एयरजेट की गलतियों को सुधारा और उनके एयरजेट पर काम करना स्टार्ट किया। सिर्फ हम ही लोगों को टैबी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो लोग तो टैबी को एक महान पायलट मानते हैं। ये देखने के बाद सभी लोग हैरान रह चुके थे। बाद में टैबी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया क्योंकि 1965 में जब इंडियन सोल्जर्स ने सरगोदा पर अटैक किया था और जब वो वापस लौट रहे थे तभी टैबी ने ही उनकी जान बचाई थी। टैबी को वहाँ हीरो नहीं बनना था, बल्कि उसे तो अपने एयरजेट और अपने पायलट्स को बचाना था, क्योंकि सोल्जर्स को कभी भी हीरो बनने की जरूरत नहीं होती, वो हीरो ही होते हैं। तो दोस्तों, जब फिल्म ऐसे हीरो की कहानी हो जो देश के लिए मर मिटा हो और कई साल तक देश को ये पता भी ना हो,
तो ये इस फिल्म को देखने की एक बड़ी वजह बन जाता है। ये फिल्म एक वॉर फिल्म नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई नहीं दिखाती, फाइटर प्लेन पर दुश्मनों को धूल चटाते हमारे वीर जवानों को ही नहीं दिखाती, उससे आगे बहुत कुछ दिखाती है। फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक अनिल कपूर और संदीप केवलानी की जोड़ी ने एक सैनिक के साहस और बलिदान की असल कहानी पर बेहतरीन फिल्म बनाई है। फिल्म की कहानी संदीप केवलानी ने अपने साथी लेखक के साथ मिलकर लिखी है। फिल्म बिना किसी फालतू भूमिका के सीधे मुद्दे पर आ जाती है और शुरुआत से ही आपको अपने साथ बांध लेती है। इंटरवल से पहले डायरेक्टर आपको कहानी की पृष्ठभूमि से रूबरू कराते हैं, जबकि सेकंड हाफ में कहानी दिलचस्प मोड़ ले लेती है। वहीं फिल्म का क्लाइमैक्स काफी प्रभावशाली बन पड़ा है। बावजूद इसके कि इस फिल्म के असल कहानी पर आधारित होने के कारण तमाम लोगों को फिल्म का अंत पहले से ही मालूम होता है, फिर भी डायरेक्टर फिल्म देखने वालों को आखिर तक बांधने में कामयाब हुए हैं। करीब 2 घंटे लंबी इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले मजबूत होने के कारण यह कहीं भी आपको बोर नहीं करती। इंटरवल से पहले कुछ एक दृश्य आपको थोड़े कमजोर लग सकते हैं, लेकिन सेकंड हाफ जोरदार बन पड़ा है। खास बात यह है कि यह फिल्म पूरी तरह से युद्ध पर आधारित नहीं होने के कारण आपको रोमांचित भी करती है, तो शहीद की इमोशनल कहानी आपको आंखों में आंसू भी ला देती है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दमदार है, तो वीएफएक्स की मदद से उस दौर को खूबसूरती से क्रिएट किया गया है। करीब 60 साल पुराने दौर को सिनेमा के पर्दे पर उतारना एक बड़ी चुनौती था, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर व तकनीकी टीम इसमें कामयाब रहे। बात करें एक्टिंग की, तो देशभक्ति फिल्म के सुपरस्टार माने जाने वाले अक्षय कुमार ने लगातार फिल्मों के बाद अच्छी फिल्म से वापसी की है। वह फिल्म में अपने रोल के साथ पूरा न्याय करते हैं। वह इस फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले वीर पहाड़िया ने दिखा दिया है कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं। उन्होंने पहले ही फिल्म में अपने रोल को पूरी शिद्दत से निभाया है। फिल्म में बाकी कलाकारों ने भी बिल्कुल ठीक ठाक काम किया है। स्काई फोर्स की कहानी भारत के बहादुर स्क्वाड्रन लीडर रहे अमजदा बोपैया देव्या की असल कहानी पर आधारित है। देव्या ने अपनी जान को जोखिम में डालकर 1965 में पाकिस्तानी एयरफोर्स से टक्कर ली थी। उनके गायब होने के बाद उनके विंग कमांडर रहे ओपी तनेजा ने उन्हें ढूंढने और अपने जज्बे के लिए सम्मान दिलाने में अपनी जिंदगी लगा दी थी। इसी असल जिंदगी के हीरोज को स्काई फोर्स के मेकर्स और एक्टर्स ने सलाम करने की कोशिश की है और अक्षय कुमार को पहली बार एयरफोर्स के जवान के रोल में देखा गया है। एक्टर अलग अलग फिल्मों में आर्मी के जवान का रोल कर चुके हैं, लेकिन फिर उन्हें स्काई फोर्स में देखना काफी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने अपने के आहूजा के किरदार को काफ़ी अच्छे से निभाया है। वीर पहाड़िया से इस फिल्म से अपना एक्टिंग का डेब्यू किया है। अपने छोटे से रोल में वो बिल्कुल ठीक तरह से जमे हैं। सारा अली खान के साथ उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी रही। इसके अलावा निम्रत कौर, शरद केलकर, वरुण बदोला, मोहित चौहान समेत अन्य एक्टर्स ने अपने रोल को सही से निभाया है। स्काई फोर्स का स्क्रीन प्ले बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको फाइट जेट्स के बीच लड़ाइयाँ देखने को मिलती है। ये लड़ाइयाँ आपके दिल की धड़कनों को तेज भी करती है और आपको अपनी सीट से चिपकाए भी रखती है। तो वहीं फिल्म इमोशनल से भी भरपूर है। हालांकि बीच में ये बोरिंग थोड़ी सी हो जाती है और बहुत सी चीज़ें आपको इतनी जोरदार तरीके से महसूस नहीं होती जितनी होनी चाहिए थी। डायरेक्टर अभिषेक अनिल कपूर और संदीप केवलानी ने इस फिल्म को बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। इसमें कोई ओवर द टॉप डायलॉगबाजी नहीं है। हालांकि हवा में दिखाया गया एक्शन काफ़ी ड्रामेटिक लगता है, लेकिन फिर भी फिल्म कमाल कर जाती है। इसका म्यूजिक काफ़ी बढ़िया है। कई सीन्स को फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बेहतर बनाता है। बात करें एक्टिंग की, तो अक्षय कुमार कमाल करते हैं। वर्दी में भी वो अलग करिश्मा पैदा करते हैं। बड़े वक्त बाद उन्हें इतने कमाल किरदार में देखा। वीर पहाड़िया का शानदार डेब्यू हुआ है। वो अक्षय जैसे सुपरस्टार के आगे टिके, ये बड़ी बात है। और अच्छी ये कि टिके, ये बड़ी बात है। उनकी मेहनत साफ दिखाई देती है। शरद केलकर का किरदार अहम है और उन्होंने शानदार काम किया है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।